खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि जानना जरूरी में आती है, क्योंकि जानना इसलिए जरूरी है, क्या कारण है कि 9 महीने से शांत बैठा अमेरिका अचानक रूस की सीमा पर अपनी सेना भेज देता है। और सेना भेजने की खबर नाटो के चीफ के द्वारा आज से लगभग 7 दिन पहले साझा की जाती है, जिसमें नाटो के सेक्रेटरी जनरल न्यूयॉर्क टाइम्स को एक जानकारी देते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि रशिया के साथ अभी युद्ध एक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। नाटो के द्वारा यह जानकारी आती है और अचानक न्यूज निकल करके छप जाती है कि पुतिन सेट टू फ्यूम एज बाइडेन डिप्लॉयज ट्रूप्स नियर रशियन बॉर्डर अमिड यूक्रेन वॉर। और यह खबर दिसंबर 17 की आपको दिखाई पड़ती है। यानी अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को एक तरह से समझिए कि चमकाने के लिए या परेशान करने के लिए यह खबर आती है। और खबर क्या है कि यह बाइडेन ने अपने द्वारा ट्रूप्स को भेज दिया है रूसी बॉर्डर पर। रूसी बॉर्डर पर भेज दिया है, मतलब क्या है यह बहुत जानना जरूरी है। असल में रूस के बॉर्डर कई देशों से कनेक्ट होते हैं, जहां एक और यूक्रेन के साथ उसका मसला चल रहा है, वहीं दूसरी और एक पड़ोसी मुल्क है जो कि उसके साथ जुड़ा है, उसका नाम है एस्टोनिया। वही एस्टोनिया जिसने 18 अक्टूबर को रशिया को अपनी पार्लियामेंट के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जनक बताया था, यानी आतंकवाद बताया था रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया जाना। और ऐसी घटना के आते ही 80 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुतिन को किसी ने आतंकी बताया तो अमेरिका 80 साल बाद अपनी आर्मी को एस्टोनिया में डिप्लॉय कर रहा है, यानी रूस के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से लेकर अभी तक एस्टोनिया में यूएस की फोर्सेस नहीं बिठाई गई। आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज फर्स्ट टाइम इन 80 इयर्स यूएस आर्मी डिप्लॉयज स्क्रीमलिंग ईगल्स 101 एयरबोर्न डिवीजन जस्ट माइल्स अवे फ्रॉम यूक्रेन। पुतिन को इस बात का क्या मीनिंग निकलेगा? यूएस डज कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन एस्टोनिया नियर रशियन बॉर्डर्स, यूएस इन्फेंट्री यूनिट अराइव्स इन एस्टोनिया। ये सारी खबरें अचानक जैसे ही आपके सामने निकलती हैं, आपका दिमाग एकदम घनघोर हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, कहां से चल रहा है। ये सब कुछ आज के सेशन में हम आपको साझा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो यहां पर जानने की पता है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, अब तक लोगों को रशिया यूक्रेन की अपडेट लेने की भी जरूरत लेना खत्म हो चुकी थी। यानी आप और हम एक रूटीन का पार्ट से समझने लग गए थे कि हां ठीक है, रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर है, कुछ तो हो ही रहा होगा। लेकिन ऐसे कुछ भी सुधार जब युद्ध के अंदर होते हैं, सुधार कहिए या अपडेट कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि युद्ध में सुधार शांति की तरफ समझौता, शांति की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहां कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, यहां तो और ज्यादा विध्वंस की अपेक्षा दिखाई दे रही है। क्या केवल इतना सा कारण है? किसी ने इसे आतंकी कहा, अचानक अमेरिका ने 80 साल बाद अपना प्रण तोड़ दिया। इतनी टेंशन के बावजूद जब एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया जो कि बाल्टिक कंट्रीज हैं, रशिया के साथ बॉर्डर साझा करने वाली कंट्रीज हैं, वो इतने दिन से बयानबाजी कर रहे थे, तब से तो आपने कुछ नहीं किया। अचानक उठा करके आप यहां पर फोर्सेस भेज देते हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगी। ये सारी बातें आज के सेशन में आपको समझनी है। क्या केवल इतनी सी बात कि किसी ने कह दिया तुम आतंकी हो तो अमेरिका उसको बचाने के लिए पहुंच गया? अजी नहीं साहब, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इतना कुछ बाकी है कि कहीं ना कहीं ये संघर्ष विराम संघर्ष की नीति जैसा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ऐसे ही वर्ल्ड वॉर भी कंटिन्यूटी में हमेशा पीक पर नहीं रहा था, वो ऊपर नीचे होता रहा था। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, महात्मा गांधी जब देश की स्वतंत्रता का संग्राम कर रहे थे, चाहे फिर उनके द्वारा असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सबके बीच में एक ऐसा काल आता था जो लगता था ब्रिटिशर्स को कि अब अगली बार कोई आंदोलन नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ रशिया इन दिनों यूक्रेन के साथ और वर्ल्ड के साथ कर रहा है। एक बार खबरें आती हैं कि जबरदस्त शेलिंग हुई और हर बार की शेलिंग, लास्ट वाली शेलिंग गोलाबारी से ज्यादा बड़ी होती है। और जैसे ही खबर निकलकर आती है, फिर अचानक शांति का माहौल, मीडिया के अंदर से न्यूज गायब, इंडिया चाइना न्यूज के तहत तैरने लगती है, चाइना ताइवान तैरने लगती है, फिर अचानक खबर आती है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा है कि रूस अपने आप को ऑटो करेक्ट मोड में डाल दिया है। यानी जो गलतियां वो युद्ध के दौरान किया, उन्हें सुधारते हुए और बड़ी आक्रामकता के साथ सामने आ रहा है। तभी तो पुतिन के गुरु डुगिन का वो बयान, वो व्यक्ति जिसने अपनी बच्ची को एक ऐसे अटैक में खोया था, मैंने उसके ऊपर सेशन किया था, कहते हैं पुतिन को बुद्धि देने वाला व्यक्ति कौन है, तो बोले डुगिन है। और वो जो व्यक्ति है ना, उसने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया में अचानक और ज्यादा डर बैठ गया है। क्योंकि उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि या तो युद्ध पुतिन जीतेंगे या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन वॉर के अंदर उसका बयान कि या तो यह युद्ध रशिया जीतेगा या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति पुतिन का गुरु है। ये वही व्यक्ति है जिसको कि विदेशी जासूसी कंपनियों ने मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उस गाड़ी में वो खुद नहीं बैठा और उसकी बेटी बैठी और उस गाड़ी के नीचे ब्लास्ट हुआ। आपको याद होगा, ये खबर मैंने आपको लगभग 2-3 महीने पहले कवर की थी। यानी ये सब कुछ दर्शाता तो है कि पुतिन के इरादे नेक तो नहीं है, और यह बात दुनिया भी समझ चुकी है कि पुतिन किसी भी मामले में पीछे हटने वाले नहीं। और विशेष रूप से इन दिनों एक बड़ी चर्चा यह छिड़ रही है कि पुतिन के पास अकाउंट खाली नहीं हुआ है भाई, उनके अकाउंट में अभी भी पैसा है। यानी एक तरह से उन्हें इस युद्ध से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। जहां एक और वेस्टर्न मीडिया यह स्थापित करने की कोशिश करती है कि पुतिन के सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं या सैनिकों को टॉर्चर किया जा रहा है या युद्ध में सैनिक नहीं आ रहे हैं, वो वेस्टर्न मीडिया का समटाइम्स एक प्रोपेगेंडा लगता है। इस प्रकार की स्थितियां दिखाई देने लगती हैं, ये जबरन दिखाई जा रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज आप इस सेशन के अंदर सिलसिलेवार तरीके से इन सारी घटनाओं को हमारे साथ देखेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं तो क्या है व्लादिमीर पुतिन की स्थिति, वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बार के लिए आप रशिया का मैप देख लीजिए। ये रहा रशिया, और इस रशिया के साथ अब तक जितने भी आपने मैप देखे हैं उनमें आपको यूक्रेन दिखाई दिया है, आपने बेहतरीन तरीके से दिमाग में सजाया है। लेकिन 3 देश यहां पर और दिखते हैं जिनका नाम है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन्हें आप बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं क्योंकि इनके बगल का जो सागर है वो बाल्टिक ओशियन है, बाल्टिक सी है। और ये वो कंट्री है जो कभी यूएसएसआर में रशिया के साथ हुआ करते थे, 15 देश बनकर के यूएसएसआर बनाते थे। उनमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बीच में बेलारूस, ये सब शामिल थे। उसी के साथ साथ सेंट्रल
मलेशिया के, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे देश मिलकर के कभी 15 देशों का समूह सोवियत रूस हुआ करता था। लेकिन इन जो देश हैं जो कि बाल्टिक ओशन की तरफ है, या यूं कहिए कि ये वो देश हैं जिन पर यदि रशिया ने कब्जा कर लिया तो बाल्टिक ओशन के अंदर उसे बहुत बड़ी ओपनिंग मिल जाएगी, समुद्र के माध्यम से नॉर्थ सी से होते हुए ट्रेड के नए रूट खुल जाएंगे। यदि मैं इस स्थिति को यहां से कंपेयर करके बताऊं तो यूक्रेन पर कब्जे के पीछे का भी बड़ा कारण यही था, क्योंकि रशिया को यहां से बहुत बड़ा ऐसा एरिया मिल रहा था जो कि रूस के समुद्र को बड़ा कर देगा, या फिर यूं समझिए कि इनके लिए पोर्ट्स को बहुत बड़ा बना देगा। एग्जैक्टली यदि बाल्टिक ओशन में स्थित एस्टोनिया नामक देश पर कब्जा होता है तो आने वाले समय में इसकी संभावनाएं रशिया को अपने पोर्ट्स बढ़ाने में मिलेगी। वो हम विस्तृत चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए आप इसे मैप से समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहां पर यह जानकारी ऐसे देता हूं कि एस्टोनिया ने फ्राइडे को अपने द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा से यह खबर प्रकाशित की कि हमारे पास में अमेरिका की फोर्सेस आ चुकी हैं। क्या कारण है कि एस्टोनिया में फोर्सेस पहुंची? इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं, क्योंकि कारण असल में इसके जन्म पर छिपा है। 1991 में जब सोवियत रूस टूट करके 15 देशों में बटा था तो असल में ये जो एस्टोनिया है ये सोवियत रूस से बाहर क्यों निकला था? इसके पीछे का कारण था क्योंकि ये अमेरिकी समर्थक गुट थे जो सोवियत रूस में रहा करते थे। टूटना तो स्वाभाविक था। इसका मतलब इनके निकलते ही इरादे नेक नहीं थे, इनके निकलते ही नाटो के प्रति इनकी आस्था स्वतः स्थापित थी। तभी तो आज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों नाटो कंट्री हैं, यानी ये अमेरिका के गुट में शामिल है, या यूं कहिए ये वो कंट्रीज हैं जो कि नाटो के रूप में रशिया के बॉर्डर पर स्थित हैं, यानी रूस के लिए ये कड़ी चुनौती है। और ऐसी स्थिति में अब तक जो युद्ध हुए हैं उन सब में यूक्रेन के साथ जो भी हुआ वो स्थिति तब तक सहज और सामान्य थी, क्योंकि यूक्रेन नाटो कंट्री नहीं था, लेकिन एस्टोनिया नाटो कंट्री है। और रशिया के बाद रशिया का जो प्रेडिक्शन है दुनिया को लेकर के वो ये है कि एक बार यूक्रेन पर कब्जा स्थापित हो जाए उसके बाद वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो एकीकृत सोवियत रूस चाहता है और उसके लिए वो इन सब देशों को अपने साथ मिलाएगा। बेलारूस तो ऑलरेडी उसके साथ ही है, लुकाशेंको तो पुतिन 2.0 है। ऐसी स्थिति में इन तीनों देशों की सामत आएगी और उसकी शुरुआत एस्टोनिया से होगी। तभी तो नाटो फोर्सेस पहुंच चुकी हैं बाल्टिक टेरिटरी के अंदर। ये हमने आपको एस्टोनिया यहां पर दिखा दिया। जहां पर इन फोर्सेस को तैनात किया गया है वो तैनाती है वोरू नामक स्थान पर। ये रहा वोरू नामक स्थान जहां पर एस्टोनिया में इन्हें तैनात किया गया है। मैं आपको इस मैप के माध्यम से गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा और यह बाल्टिक सी दिखा रहा हूं। यदि गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा तक रशिया की अगर ओपनिंग मिल जाती है तो रशिया के लिए इससे बेहतर शायद ही कुछ हो। नाटो ने कब कौन से देश को अपने साथ जोड़ा? तो आप यदि इस लिस्ट को उठाकर एस्टोनिया देखें तो 2004 में जाकर के नाटो के अंदर यह स्थायी सदस्य के रूप में जुड़ गया। और नाटो की कसम क्या है कि यदि किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो वो सब पर हमला माना जाएगा। ये 30 देश एक सुर में या एक तूती में बोलते हैं और इनकी हिफाजत करने की कहानी किसने गढ़ रखी है? अमेरिका ने। लेकिन क्या अमेरिका इतना तातार है? जय हिंद पेरेंट्स, क्या आप ये दो फ्रैक्शन देख के मुझे बता सकते हैं कौन सा बड़ा है? मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूं जिससे कि आप कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, फिर तो हर देश सुरक्षित हो जाएगा। अजी नहीं, ये भी अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या है मैं वो आपको स्थापित करता हूं। जहां आपने एक और ये कहानी सुनी कि इनके पास सेना भेज दी गई है, इससे ऐसा लगता है कि देखा कितना अच्छा है अमेरिका, नाटो के नाम पर इनकी हिफाजत करने की गारंटी लेता है। अजी दूसरी खबर सुनिए फिर आप। खबर यह है कि इन्होंने ये फोर्सेस तो भेजी, ये फोर्सेस है 101 फर्स्ट एयरबॉर्न डिवीजन, ये तो भेजा। इसके साथ साथ इसने एक डील और इन्हें टिका दी। अजी साहब ये तो मुझे वेलेस्ली की सहायता संधि लगती है, जिसमें वेलेस्ली कहा करता था इंडिया में जितने भी राजघराने थे उन सबसे कि आप अपनी सेनाएं खत्म कर दो, ब्रिटिशर्स की सेनाएं अपने यहां रख लो, उनका किराया पानी खर्चा आप दे देना, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप पर कोई हमला नहीं करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि नाटो के नाम पर अमेरिका कुछ वैसा ही कर रहा है? क्योंकि आप खबर पढ़िए, आप यहां पर देखते हैं वी आर स्ट्रेंथनिंग द लिथुआनिया आर्म्ड फोर्सेस विद HIMARS सिस्टम। लिथुआनिया साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द US टू बाय 8 लॉन्चर्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स। है मतलब आप कुछ नहीं जी, आपने अपनी ऐसी कंट्रीज ढूंढ ली हैं जिन्हें आप मुट्ठी भर सिपाही भेजते हो और उस आधार पर वहां से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाते हो। तभी तो आपने अपने द्वारा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको टिका दिया है कि आप यहां पर पहुंचे और यहां पर सामान आपका आसानी से बिकाऊ हो जाए। आप यहां पर देख सकते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS जो है वो अमेरिका के द्वारा लिथुआनिया को बेच, इस कंट्री को जो है आपने अभी सुना लिथुआनिया को बेचा जा रहा है। कहने का मतलब क्या है? एस्टोनिया हो, लिथुआनिया हो, लातविया हो, इन तीनों देशों को इन्होंने अपने साथ जहां एक और मिला रखा है अपने नाटो के अंदर, और वही नाटो में मिला करके इन सब के साथ में व्यापार कर लिया जाता है। यह दर्शाता है कि अमेरिका ने कुछ अपनी टेरिटरी बना रखी हैं जिनके माध्यम से वो व्यापार करेगा और उनके हिसाब से पैसे कमा करके ले लेगा। ये सारी बातें अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखने वाली हैं। और अगर इन बातों को मायने के रूप में आप देखते हैं, एस्टोनिया की पार्लियामेंट ने जब इस बात को कहा कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड है और उसे इस प्रकार की घटनाएं सुनाई देती हैं, तो अब यहां पर एक बात और निकल कर आती है और वो ये है कि पुतिन का फिर फाइनली प्लान क्या है? ये प्लान हम नहीं बोल रहे, प्लान यहां के कई ऐसे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि पुतिन का प्लान है कि वो बाल्टिक कंट्रीज को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज को यूक्रेन के बाद में। और यूक्रेन के बाद में जब ये लेना चाहते हैं, ये स्थापित कथन यूक्रेन ही दुनिया में करवाना चाहता है कि बेटा अभी हमारा नंबर है, अगला तुम्हारा नंबर होगा। अब इस बात को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में एक सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि दुनिया इसे कैसे लेती है? सीधा सा अर्थ ये है, आप 27 नवंबर की खबर देखते हैं जिसमें एस्टोनिया के मिनिस्टर कहते हैं कि रशिया अभी तक कमजोर नहीं हुआ है, उसे हल्के में मत ले लेना, क्योंकि अभी भी स्थितियां उतनी ही विकट हैं और वो पूरी तरह से सज्ज है, पूरी तरह से युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जब हमने इतनी सारी बातें सुन ली और अचानक हम ये सुनते हैं कि पुतिन बंकर में जाकर बैठ गए, फिर हमारा दिमाग खटकता है। लेकिन जब बंकर में जाकर बैठ गए ये बात सुनते हैं, उससे पहले एक खबर और आती है आज से एक दिन पहले, और वो खबर ये है कि पुतिन एक
बहुत बड़े ऑफेंसिव हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं। यह खबर जैसे ही आप सबने सुनी, अभी हमने तो हालांकि इसको शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि हर दिन रशिया यूक्रेन करके हम भी बोर हो गए, आप भी सुन के बोर हो गए, लेकिन फिर भी क्या करें, अपडेट देना जिम्मेदारी है। तो हम इस बीच की जितनी भी अपडेट्स होती हैं उनको एक साथ एक सेशन में ले आए। लेकिन इस बीच में 15 तारीख को जो अपडेट निकल कर आया वो क्या है, आप जरा देखें। 15 दिसंबर का अपडेट है, पुतिन प्रिपेयरिंग मेजर ऑफेंसिव इन न्यू ईयर, यानी हैप्पी न्यू ईयर में क्रैकर यूक्रेन को पुतिन देने वाले हैं। यानी पुतिन यहां पर बम गोले बरसाकर इनको हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाले हैं। क्या चल क्या रहा है, आज आपको इस बारे में जरूर डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली पुतिन की मंशा अपने आप को थोड़ी शांति देकर संघर्ष की स्थिति में ले जाने की तो है, लेकिन न्यू ईयर पे ऐसा क्या प्लान हो रहा है जिसके लिए पुतिन ने 2 लाख सैनिकों की टुकड़ी तैयार कर ली है। क्या कुछ और भीषण होने वाला है जो दुनिया को नहीं पता, चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। जरूरी चीज यह है साथियों कि आप सबके लिए रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि यह अश्योर करता है कि दुनिया में इस समय 83,000, दुनिया में नहीं इंडिया की बात करें, इंडिया में बिजनेस के लिए चाहिए 3 लाख है ये प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की खासियत फटाक से जान लीजिए कि तो नहीं पा रहे, कोर्सेस हमसे समझ नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, 14 दिन पर कोर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि आपने अगर इसको कर लिया तो जॉब तो फिर मिलनी ही करने के लिए। बोले ऐसा गारंटी से कैसे कह सकते हो? बोले सर हैप्पी न्यू ईयर विश करने की तैयारी कर रहा है, 2 लाख सैनिकों को लेकर के इसकी तैयारी कर रहा है। बोले अच्छा ऐसा क्या है? तो बोले सर बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं एक एक करके। बोले बताओ। बोले असल में नवंबर 19 को एक खबर आई और वो खबर ये है कि रशिया ने अपनी जो डिफेंस की स्पेंडिंग है, जो खर्च है, वो $13 बिलियन बढ़ा दिया। ये इतना है कि पाकिस्तान को अगर मिल जाए तो वो कर्ज मुक्त हो जाए। ये इतना है कि पाकिस्तान के पास अभी $6.7 बिलियन का फॉरेक्स है, उसका जस्ट डबल तो इन्होंने इंक्रीज कर दिया है अपनी डिफेंस पर खर्च करने में। बोले इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि रशिया कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। नंबर दूसरी चीज जो है, इसने वो सारे के सारे लीकेजेस शांत कर दिए हैं। कौन से लीकेजेस? जैसे दुनिया का ध्यान हटा दिया है युद्ध से। अब आप लोग चर्चा में सुनते ही नहीं है, आपको मीडिया में अब रशिया यूक्रेन नहीं दिखाई देता। आप मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की खोलकर देखिए, ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल तहव्वुर था। पहले रशिया यूक्रेन पूरा मीडिया में छाया हुआ था, अब आपको मीडिया में से गायब दिखाई पड़ता है। नंबर दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो क्या है कि तुर्की जो है ना, वो एक ऐसा मतलब लुढ़कना लोटा कह सकते हैं आपको, जो कभी रूस की तरफ और कभी अमेरिका की तरफ गुड़क जाता है। हालांकि है नाटो का मेंबर, लेकिन स्वार्थी किस्म का है, बीच का बंदर है। अब ऐसी स्थिति में इसने तुर्की को मेंटेन कर लिया। कैसे? इसने तुर्की को पकड़ करके उसके बायक्टार ड्रोन जो इसको नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस पर मैंने आपको लगभग 11 दिन पहले सेशन किया था, उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। इसकी वजह से अब बायक्टार ड्रोन जो है वो इसके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। किसके ऊपर? पुतिन की फोर्सेस के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, युद्ध से गायब हो गए। इसी बीच में इसने क्या किया? अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली वारफेयर में अपडेट किया। ईरान से उसके बने बनाए ड्रोन मंगा लिए कि तुम हमें ड्रोन दे दो, हम इन ड्रोन से इनके ऊपर हमला करेंगे, और अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली वारफेयर में अपडेट कर लिया कि जहां जहां पर हमको इनके उड़ते हुए ड्रोन दिखाई देंगे उन्हें हवा में मार देंगे। यानी इसने पूरा संघर्ष विराम संघर्ष, जहां दुनिया एक और ध्यान हटा के बैठी, अपने आप को अपडेट करके रखा। आप इस बात से जानकर आश्चर्य कर जाएंगे, सबको यह लग रहा था कि अब सब शांति हो गई होगी। खबर 17 दिसंबर आज की खबर है, पता है क्या? रशिया फायर्स मोर देन 70 मिसाइल्स इन वन ऑफ इट्स बिगेस्ट अटैक ऑन यूक्रेन। हालांकि यह खबर भी हम कई बार सुन चुके हैं कि कभी 100 मिसाइलें दाग दी, कभी 70 मिसाइलें दाग दी, लेकिन जो खबरें प्रकाशित होती हैं वो ये है कि अभी डोनास्क क्षेत्र का मेयर बोलता है कि भाई यूक्रेन के ऊपर जो रिसेंटली हमला हुआ है ना, 2014 से लेकर अब तक इतना बड़ा हमला एक दिन में नहीं हुआ जो रिसेंटली किया गया। आप इससे अंदाजा लगाओ कि 70 मिसाइलें एक साथ दागी गई, और उन मिसाइलों की वजह से 3 शहरों में पूरी तरह तबाही मच गई, पूरी तरह ब्लैकआउट हो गया। लोग इस समय, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्दी की स्थिति थोड़ी समझते हैं तो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उससे ऊपर अगर आप नॉर्थ में चलेंगे, यानी कि रशिया की तरफ चलेंगे, तो सर्दी बहुत बढ़ती है। यूक्रेन का टेंपरेचर माइनस में है एवरेज। ऐसी स्थिति में जहां गैस और तेल नहीं है, वहां पर बिजली का संसाधन एक इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अगर वो भी नहीं बचा तो उसको भी अगर आपने उड़ा दिया तो लोग जो है कड़ाके की ठंड में बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हो सकते हैं। और ये असल में है क्या? ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है अपनी सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने की, और अभी पुतिन के पास अगले 2 महीने और हैं इस सर्दी को यूज करने के। कारण सबसे बड़ा जो यूक्रेन ब्लेम लगाता है रूस के ऊपर, वो ये है कि असल में यूएसएसआर टाइम का ही इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बिजली वितरण सिस्टम है यूक्रेन में, वो यूएसएसआर टाइम का है, जिसका पूरा की पूरा मैप जो है ना वो रशिया के पास है। ऐसी स्थिति में रशिया उन्हीं पिन पॉइंट एरियाज पर अटैक करता है जहां से, कहां पर अटैक करता है? जहां से बिजली का वितरण होता है, और ऐसे वितरण में यह उस जगह का पूरा ब्लैकआउट कर देता है। और ब्लैकआउट से लोग जब पीड़ित होंगे तो 2 प्रकार की घटनाएं होंगी, या तो लोग गुस्सा निकालेंगे रूस के ऊपर या अपनी सरकार के ऊपर कि तुम्हारे चलते तुम समझौता क्यों नहीं कर लेते। ये दोनों ही वार टैक्टिक्स ये फिलहाल के लिए अपना रहा है। आपने देखा होगा बहुत सी, अपन जब ऐतिहासिक इंडिया की कहानियां भी पढ़ते हैं तो एक कहानी निकल कर आती है कि असल में जो विदेशी आक्रांता करते थे वो क्या करते थे कि सामने वाले का जो राशन पानी होता था उसको खत्म करने की कोशिश करते थे। आपने बहुत सारी कहानियां ऐसे राजस्थान के राजघरानों में भी सुनी होंगी, जब हम वो सुनते हैं कि भाई किस प्रकार से खिलजी का अटैक हुआ था, तो खिलजी क्या करता था ना कि चारों तरफ से उसको महल को घेर कर बैठ जाता था कि तुम्हारा राशन खत्म होगा, तुम अपने आप उतर कर आओगे। यहां पर कुछ वार टैक्टिक्स वैसी अपनाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन खिलजी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वार टैक्टिक्स पुरानी महात्मा गांधी की तरह विचार इनके हो गए हैं। मैं सब एक आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि वॉर में ये भी एक टैक्टिक होती है कि सामने वाले के रिसोर्सेज को खत्म करो। रिसोर्सेज में लोगों का मनोबल बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। आज जब हम इंडो चाइना की बात करते हैं तो इंडिया के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो क्या है कि हम लोग एक टाइम का खाना त्याग कर अपने सैनिकों को भेज सकते हैं। हम जय जवान जब जय किसान का नारा लगाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान अपने एक वक्त का खाना छोड़कर अपने सैनिकों को भेज सकता है। ये जो मोरल सपोर्ट है ना, यदि किसी ने इसे तोड़ दिया तो फिर सेनाएं कमजोर हो जाती हैं। यहां पर यही करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, किसी ने कहा होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मुझे लव का नहीं पता, लेकिन वॉर ये चल रही है, और इस वॉर में जो भी है, यदि ये भी एक टैक्टिक है तो ये रूस को जीतने की टैक्टिक प्रतीत होती है। खैर, ये मेरा अपनी राय है, मैं इसके ऊपर विशिष्ट टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप इन बातों से ये तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस की मंशा जो है वो स्पष्ट तो सामने आ रही है कि वो शांति नहीं चाहता। आप यहां पर 16 दिसंबर यानी कल का एक स्टेटमेंट देख सकते हैं। किसका है? ये असल में डुगिन का है। मैंने पहले भी बताया था, डुगिन जो कि पुतिन के गुरु हैं, जो राजनीतिक गुरु हैं, जो उसे सलाह देते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है? आइदर वी विल विन यूक्रेन वॉर
और वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड, या दुनिया खत्म हो जाएगी। दैट मींस हार तो नहीं मानने वाला ये बंदा। और जब ये हार नहीं मानने वाला है तो इसके लिए हार के मायने क्या है ये दुनिया स्थापित करे। क्या किसी को लगता है कि यूक्रेन छोड़ के पीछे चला जाएगा? असंभव। क्या किसी को ये लगता है कि जहां आज है वहीं रुक जाएगा? असंभव। क्योंकि ये जब तक यूक्रेन को सरेंडर नहीं करवा देता तब तक पीछे नहीं हटेगा। जब तक यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार नहीं बनवा देता तब तक पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने की बड़ी वजह थी उसकी नाटो और ईयू में शामिल होने की मंशा। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा ये पीछे नहीं हटेगा। और अगर ऐसा है तो ये बात जो बोल रहा है कि या तो हम युद्ध जीतेंगे। डुगिन कौन है मैं इसका परिचय आपको करा दूं। अलेक्जेंडर डुगिन को रूस यूक्रेन युद्ध का भी मतलब गुरु समझा जा सकता है, या पुतिन का भी इनको गुरु समझा जा सकता है। ये वही डुगिन है जिनके बारे में मैंने एक सेशन कराया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि इनकी बेटी जो है ना उनको कार ब्लास्ट के अंदर मारने का प्रयास हुआ था, मार दी गई थी। ये सेशन मैंने किया, हमने कटिंग नहीं लगाई जल्दबाजी में, लेकिन इसी के पास मतलब पुतिन के गुरु का बहुत बड़ा योगदान है पुतिन की थॉट में, ठीक है। उसने ये स्टेटमेंट दिया। अब एक न्यूज और है जो आखिरी है, जो कि रशिया यूक्रेन की बहुत सारी न्यूज हमारे पास इकट्ठी हो रखी थी, हमने समेट के एक ही सेशन में डाल दिया, इसलिए सेशन थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं। देखिए यूके की ब्रिटिश मीडिया क्या करती है ना, हम लोग समझते हैं कि इंडिया की मीडिया के अंदर ही बयानबाजियां होती हैं, इंडिया की मीडिया ही कोई ना कोई नोशन सेट करने का प्रयास करती है। ऐसा नहीं है। असल में वर्ल्ड का पूरा मामला ही ऐसा है। सब लोग मीडिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें स्थापित करना चाहते हैं ताकि लोग उनके तरीके से सोचना शुरू कर दें। जैसे ये वो है मिरर नामक अखबार जिसने हाल ही में न्यूज छापी है कि इस समय मतलब रशिया के अंदर बहुत ज्यादा फ्लू आउटब्रेक हो गया, यानी कि वहां पर जुकाम खांसी जैसा फ्लू फैल गया है और उसकी वजह से पुतिन जो है ना वो बंकर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। अब लोगों ने इसको कैसे रिलेट किया, बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाटो अटैक करने वाला हो, बंकर में जाना केवल एक बहाना हो, क्योंकि बंकर वो जगह होती है जहां पर बम भी गिरे तो उसका असर ना पड़े, एक बार के लिए सुरक्षा मिल जाती है। इस तरह से यूके की मीडिया ने इसे प्रकाशित किया। अब मैं इसकी थोड़ी धज्जियां उड़ा देता हूं, आप एक बार के लिए इसे देखें। मैंने ना एक सेशन किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने किया था कि क्या पुतिन मर चुके हैं। ये सब मैंने सेशन किया था ना तो MI6 का हवाला लिया था। ये MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है जो इस प्रकार के दकिया सुनी माहौल बनाती है। ये क्या काम होते हैं, ये वो तरह की कोशिशें हैं, लोगों का मनोबल कैसे तोड़ा जाए या लोगों को किस प्रकार से कमजोर किया जाए। कमजोर करने के लिए क्या करें, उनके लीडर को आप हरता हुआ दिखा दीजिए, मरता हुआ दिखा दीजिए। अगर आपने बाहुबली देखी हो तो वो जो करके बोलता है ना, क्या नाम है उसका, जो उनका विलन है मेन, उसको जैसे ही मार पड़ना शुरू होती है बाहुबली के द्वारा, तुरंत उनकी सेना भाग खड़ी होती है। अब सोचो कि यहां पर MI6 दावा करती है कि पुतिन मर चुके हैं और कितने दिन पहले, 6 महीने पहले। मनोबल टूट सकता है ना, जो जानने वाले लोगों को मनोबल टूट सकता है। उसमें भी इसी मिरर का नाम निकल कर आया था, देख लो ये मिरर, यही वो न्यूज फैलाने वाली संस्था थी। और अभी जब ये न्यूज फैलाती है कि साहब यूके जो है ना, मतलब कि रशिया के अंदर पुतिन जो है वो बंकर में जाकर छिप रहे हैं, तो यार तुम्हारी ना गंद समझ में आती है, तुम गड़बड़ सोच रहे हो दोस्त। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश मीडिया का यह दावा मुझे तो फर्जी लगता है, लेकिन अगर कोई आइसोलेट होने के लिए किसी कोने में जाकर बैठता है तो निश्चित ही इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बीमारी फैलती है तो उससे बचना भी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। और देखिए, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करके, इवन मैं भी, मतलब हालांकि मैं इसी का कभी क्रेडिट नहीं लेता कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, हमारी टीम ही मेहनत कर रही है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है ना, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आप इतनी बड़ी